अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ C++ का डाटा स्ट्रक्चर जिसका नाम लिंक लिस्ट है उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लिंक लिस्ट जो है इसे हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तक जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा। मेरी एजम्पशन है कि इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉइंटर्स की आपको अंडरस्टैंडिंग है अच्छी खासी, उसके बाद डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद डायनामिक मेमोरी डी एलोकेशन, उसके मैं बल्कि तमाम चीज़ें लिख के आपके सामने शो कर देता हूँ जिन चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंटर्स, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद डायनामिक मेमोरी डी एलोकेशन, और उसके बाद क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, नंबर 6 एरेज। आप ये मेक श्योर कर लें अगर तो आप ये लेसन देखने जा रहे हैं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपकी समझ में आती हैं। आई मीन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन तमाम चीज़ों को लेके वो बिल्कुल ठीक है। ये इस लेसन की रिक्वायरमेंट है। और अगर तो आप किसी भी चीज़ में वीक हैं, आई मीन स्पेसिफिकली अगर आप पॉइंटर्स और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह में वीक हैं और क्लासेस में वीक हैं तो आपको इस लेसन की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो मेक श्योर कर लें कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आती हैं ये लेसन देखने से पहले। ओके, तो अभी तक जो हम लोग बात करते आए हैं, अगर हम लोग एरेज की बात करते हैं तो अगर आप C++ में एरे डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर आप कैसे करते हैं? जो एरे है, ऑफ कोर्स एरे की एक स्पेसिफिक डाटा टाइप होती है। आप लिखते हैं इंट एरे, इसका मतलब है कि एक इंटीजर एरे है और उसमें जितना भी डाटा आएगा, इसके जितने भी डाटा एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज़ होंगे। आप उसमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते। और अगर आप उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखते हैं तो पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट नंबर आगे आ रहा होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा इस इंटीजर में। तो इससे ये साबित हुआ कि आप जब भी कोई एरे बनाते हैं C++ में तो उसमें आप जिस स्पेसिफिक टाइप की वो एरे होगी उसी तरह का उसमें डाटा आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, जो डाटा आप स्टोर करना चाह रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है और वो जो डाटा आ रहा है वो नेम है, उसके बाद एज है, फिर GPA है, उसके बाद ID है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो डाटा आ रहा है वो डिफरेंट है। नेम जो है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, जो एज है वो एक इंटीजर है, जो GPA है वो डेफिनेटली एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और उसके बाद जो ID है वो भी एक इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स आ रही है। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स का मतलब है तो आपके जेन में आ सकता है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स का पता है, आपको स्ट्रक्चर्स का पता है, आपको क्लासेस का पता है, तो फ़ौरन से पहले आपके जेन में आ सकता है कि इस तरह से डिफरेंट डाटा टाइप्स हम लोग उठा के या तो स्ट्रक्चर के अंदर रख सकते हैं या आप क्लासेस के अंदर रख सकते हैं। आई मीन स्ट्रक्चर जो है वो भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो आप अगर डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर करना चाहते हैं किसी एक एंटिटी से रिलेटेड तो वो डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ नोट करें, ये आपको एक नेक्स्ट के नाम से कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इस फिगर को और इसको मैं अपने पास आगे पेस्ट कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा रूम है, मेरे पास अच्छा खासा रूम अवेलेबल है यहाँ पे। टेक्स्ट को मैं एक साइड पे ले जाता हूँ, टेक्स्ट को एक साइड पे ले जाने के बाद जो मैंने पीछे से लिंक लिस्ट अभी कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं जिस पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो एक्चुअली ये है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, वो ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट बेसिकली क्या है, ये एक नॉड टाइप का पॉइंटर है। और मैं नॉड किसको कह रहा हूँ, ये जो एक बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आ रहा है ग्रे कलर की जिसकी आउटलाइन है, ये एक नॉड है। ठीक है, तो नॉड क्या है, बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें क्या कुछ कंटेन कर रहा है, स्ट्रक्चर के कुछ डाटा मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स क्या हैं, उसमें नेम है, उसमें एज है, जीपीए है, आईडी है, और उसके बाद एक नेक्स्ट के नाम से पॉइंटर है जिसकी टाइप नॉड है। ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। और ये जो मैंने पॉइंटर रखा हुआ है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी रीज़न क्या है, मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रक्चर अगली आने वाली नॉड के एड्रेस को पिन पॉइंट करो। यानी कि मेमोरी ब्लॉक जो भी उसका बनता है, डायनामिक मेमोरी अगर आप एलोकेट करते हैं तो पीछे जो भी उसका मेमोरी ब्लॉक बना हुआ होगा, ये नेक्स्ट पॉइंटर जो है उसके पास उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा। फिर उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो पॉइंटर पड़ा होगा उसके पास उससे नेक्स्ट नॉड का एड्रेस पड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो गया मैं चीज़ें आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ और आपके सामने इन बातों की सेंस बनना शुरू हो गई है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं एरे की बात करता हूँ तो एरे में डेफिनेटली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप एरे के अंदर किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई इंडेक्स इंसर्ट करें तो आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंसर्ट भी करेंगे तो आपको दूसरी एरेज की मदद लेना पड़ेगी। आप सिंगल एरे से ही काम नहीं कर सकेंगे और उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर होना पड़ेगा। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं होंगे तो आप उसको भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसकी लॉजिक अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस केस को लेकर अगर आप लिंक लिस्ट में आते हैं तो लिंक लिस्ट में अच्छी खासी आसानी है। लिंक लिस्ट में आप जैसे जैसे डाटा इंसर्ट करते हैं उसका साइज़ ग्रो करता जाता है ऑटोमेटिकली, और जैसे जैसे आप डाटा उसमें से निकालते हैं उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होता जाता है। तो ऑटोमेटिकली श्रिंक करती है और ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। लेकिन अगर आप एरेज की तरफ आते हैं तो एरे का साइज़ हमेशा आप याद रखें उसका साइज़ कॉन्स्टेंट होता है। और अगर कोई वैल्यू आप एरे के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, आई मीन उसका 1000th इंडेक्स है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी स्पीड में आप उस इंडेक्स को एक्सेस कर लेंगे। आई मीन उसका जस्ट आप इंडेक्स नंबर वहाँ पे मेंशन करेंगे और आप उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे, उस पर जो भी वैल्यू है उसको आप यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लिंक लिस्ट का केस है थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले आप फर्स्ट नोड पे आएंगे, आप इसको विजिट करेंगे, फिर आप सेकंड नोड पे जाएंगे, फिर आप थर्ड नोड पे जाएंगे, फिर आप फोर्थ नोड पे जाएंगे, एंड सो ऑन। आप चलते ही जाएंगे जब तक आपको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल सकती है। आपको एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें जो एक्सेस लेवल है, आपने किसी डाटा को एक्सेस करना है लिंक लिस्ट को लेते हुए, ये थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू एरे। तो कोई भी डाटा स्ट्रक्चर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जो एरे है अभी तक हमें उसके डिसएडवांटेजेस क्या नज़र आए हैं कि एरे के अंदर आप उसके जो इंडेक्सेस हैं आप उनको डिलीट नहीं कर सकते, आप उनमें कोई नया इंडेक्स इंसर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बड़ी मुश्किल लॉजिक लिखना पड़ेगी। एक्चुअली वो हो तो सकता है लेकिन उसकी लॉजिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, वो एक आम प्रोग्रामर की समझ से बाहर है, वो नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने ये एज्यूम करना है कि आप उसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और जो चीज़ आप बिल्कुल भी एरे के अंदर नहीं कर सकते हैं वो तो खैर यहाँ पे प्रूव्ड है। वो क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप्स आप एक सिंगल एरे के अंदर नहीं रखवा सकते, ये मसला है। इसके लिए भी आपको अच्छा खासा लंबा थोड़ा काम करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ सुपर प्रोग्रामर तो आप फिर ही वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन लॉजिक उसकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। चलिए खैर, अब जो लिंक लिस्ट है इसके डिफरेंट केसेस होते हैं असल में। मतलब इसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके केसेस मैं यहाँ पे नंबरिंग के साथ मेंशन कर देता हूँ। इसका जो केस 1 है, क्रिएट फर्स्ट नोड, क्रिएट अदर नोड्स। अब जो मैंने क्रिएट फर्स्ट नोड लिखा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेड और टेल दोनों नल के इक्वल है। मतलब इनिशियली जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप पॉइंटर की बात करते हैं तो पॉइंटर को आप नल के साथ इनिशियलाइज करते हैं ताकि जो पॉइंटर है वो किसी भी जगह पे पिन पॉइंट ना कर रहा हो। जब आप फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे होंगे उस टाइम पे हेड और जो टेल है वो दोनों नल को पिन पॉइंट कर रहे होंगे। जब आप दूसरी नोड्स क्रिएट कर रहे होंगे तो उस केस में केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हेड जो है वो पिन पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड को, और जो टेल है वो लास्ट नोड को पिन पॉइंट कर रही होगी।
ठीक है, जो हेड है वो फर्स्ट नोड को पिन पॉइंट कर रहा होगा, जो टेल है वो लास्ट नोड को पिन पॉइंट कर रही होगी। ये क्रिएट नोड का केस है। क्रिएट नोड केसेस, और ये नीचे केस नंबर 1 आ गया और ये केस नंबर 2 आ गया। और उसके बाद एरे जो है उसको डिस्प्ले भी करना है। डिस्प्ले ऑल नोड्स। अभी सिर्फ और सिर्फ इस केस को देखेंगे। तो मैं ही चाहूँगा कि जो मैं लेसन बना रहा हूँ, ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है, इसको मैं स्प्लिट कर लूँ डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसमें फिर तमाम की तमाम चीज़ें इस केस में डिस्कस हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर मैं इसकी एक ही वीडियो बनाता हूँ, एक ही वीडियो ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो उसकी लेंथ अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी और फाइल का साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा, जो बेस्ट चॉइस है वो ये है कि इसको मैं पार्ट्स में स्प्लिट कर लूँ। तो पार्ट 1 जो है, ये जो भी करंटली चल रहा है, इस पार्ट में मैं क्रिएट ये दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्रिएट नोड और उसके बाद डिस्प्ले केसेस। अब मैं वापस चलता हूँ अपनी आईडी पे। आईडी के नाम क्या है? विजुअल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2010 एक्सप्रेस एडिशन। ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं एक नाम दे देता हूँ, लिंक लिस्ट सिंगली। ये मैंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया। इस प्रोजेक्ट को नाम देने के बाद मैंने मेंशन कर दिया कि ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। और जब भी मैं C++ में काम करता हूँ, मैं हमेशा जो मेरी हेडर फाइल्स हैं उनको मैं अलग से रखता हूँ, और जो मेरी CPP फाइल्स हैं उनको मैं अलग से रखता हूँ, जिनमें मैंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन वाला कोड रखा होता है। जो मेरी हेडर फाइल है फर्स्ट वाली, उसका मैं नाम रख देता हूँ नॉट डॉट, इसका नाम मैं नॉट रख देता हूँ नाम। जो मेरी सेकंड हेडर फाइल है उसका नाम मैं लिस्ट रख देता हूँ। उसके बाद मेरी सोर्स फाइल्स आ जाएंगी। जो मेरी फर्स्ट सोर्स फाइल है उसका नाम मैं list.cpp रख देता हूँ, और जो मेरी सेकंड सोर्स फाइल है उसका नाम मैं main.cpp रख देता हूँ। ये मेरे पास 2 CPP फाइल्स आ गई और 2 मेरे पास हेडर फाइल्स आ गई। अब जो not.h फाइल है, अगर मैं उस पर जाता हूँ तो उस पर जाने से पहले मैं टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ठीक तरह से नज़र आता रहे। जो not.h है उसके अंदर जाके मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाऊँगा, और जो इस पर बेसिक जो कोड आता है, यानी कि जो हेडर फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करवाना पड़ता है, वो मैं इंक्लूड करवा लूँ सबसे पहले। तो सबसे पहली फ़ाइल है iostream, और उसके बाद नेम स्पेस आ जाती है, और नेम स्पेस के बाद अब मैं अगला काम करूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम नॉड है, और अब स्ट्रक्चर के अंदर डाटा पार्ट आ जाएगा। तो वो डाटा पार्ट क्या है? पीछे अगर आप इमेज को देखते हैं तो इसमें नेम आ जाएगा जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, फिर एज है, फिर GPA है, फिर ID है, और एक नेक्स्ट के नाम से पॉइंटर पड़ा है जिसकी टाइप नॉड है। मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग की हेडर फाइल है उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग नेम, फिर इंट एज और ID की डाटा टाइप सेम है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में दोनों को डिक्लेयर कर दिया। फ्लोट GPA, और उसके बाद नॉट टाइप का एक पॉइंटर जिसका नाम नेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली एक स्ट्रक्चर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर जो उसके डाटा मेंबर्स हैं उनको भी डिक्लेयर कर दिया। उनको डिक्लेयर कर लेने के बाद अब मैं जो list.h है उस पर आता हूँ, और जो मेरी नॉड वाली फ़ाइल है, हेडर फाइल, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैं लिस्ट रख देता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे जो पार्ट आ जाएगा वो प्राइवेट वाला आ जाएगा, उसके बाद पब्लिक, पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। जो प्राइवेट वाला पार्ट आता है इस पर मैं नॉड की टाइप के 2 अदद पॉइंटर्स बनाऊंगा, एक हेड एक टेल। उसके बाद मैं नेक्स्ट नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ लिस्ट का, और एक मैं डी कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। इसे डिस्ट्रक्टर भी कहते हैं, इसे डी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। और जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप बूलियन है और उसका नाम है क्रिएट नॉड। और उसको जो वो जो आर्गुमेंट्स रिसीव करेगा, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो नेम है, जो सेकंड आर्गुमेंट है वो आईडी है, थर्ड आर्गुमेंट जो है वो एज है, और जो फोर्थ आर्गुमेंट है वो जीपीए है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन आएगा उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और उसका नाम डिस्प्ले है। तो जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है वो पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करवा देगा। अब ये जो मेरी फाइल है एक्चुअली list.h, अब इसमें जो क्लास पड़ी है उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा लेता हूँ। list.h यहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब यहाँ पे नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई है, लिस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसका जो कंस्ट्रक्चर है अब मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं चाहूँगा कि जो मैंने पीछे हेड और टेल के नाम से पॉइंटर्स बनाए थे जिनकी टाइप नॉड है, उनको इनिशियलाइज़ कर दूँ नल के साथ। हेड इक्वल्स टू टेल इक्वल्स टू नल। तो ये बेसिकली मैंने शॉर्ट हैंड यहाँ पे लिखा है, एक ही लाइन में मैंने टेल और हेड दोनों को इनिशियलाइज़ करवा दिया। यहाँ पे देखें जो नल है वो टेल को असाइन हो रहा है, और टेल में जो नल की वैल्यू आ रही है वो हेड को भी असाइन हो रही है। तो एक ही लाइन में काम हो गया, ये शॉर्ट हैंड है बेसिकली। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूलियन, और उसके बाद क्लास का नाम जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्रिएट नोड वाला पार्ट आ जाता है, और क्रिएट नोड वाले पार्ट में जो ये पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है अब मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम एंड आईडी एंड एज और जीपीए, फ्लोट जीपीए। ये फंक्शन भी मैंने इंप्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे नोट करें कि जब फर्स्ट टाइम मैं कोई नोड क्रिएट कर रहा हूँ तो हेड और टेल दोनों नल के इक्वल होंगे। इस लाइन में देखें, जब कोई भी नोड क्रिएट नहीं होगी, जब वेरी फर्स्ट नोड बनेगी तो उस केस में हेड और टेल दोनों नल के इक्वल होंगे। इस चीज़ को आप अभी ज़हन में रखें और मैं बाकी का काम नीचे करता हूँ। तो यहाँ पे नोड क्रिएट करने के लिए मैं नोड टाइप का एक टेम्प के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसको मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवा देता हूँ। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवाने का मतलब ये है कि अगर मैं डायग्राम में जाता हूँ तो ये जो ग्रे कलर का बॉक्स बना हुआ है, आई मीन ये वाला, ये बॉक्स बन गया है। अब ये बॉक्स खाली है। इस बॉक्स में ये डाटा मेंबर्स तो पड़े हैं लेकिन उनको मैंने भी कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो अभी मैं उनको वैल्यूज़ असाइन करवाने लगा हूँ। वैल्यूज़ में कैसे असाइन करवाऊँगा, टेम्प नेम इक्वल्स टू नेम, टेम्प आईडी इक्वल्स टू आईडी, टेम्प एज इक्वल्स टू एज, टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो अभी तक मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे अगर आप नोट करें कि जो नेम है ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये वाला नेम ये वाला है, और ये जो मैं पॉइंटर की मदद से नेम एक्सेस कर रहा हूँ ये कौन सा नेम है, ये असल में डाटा मेंबर है किसका, नॉड का, ये वाला नेम, वो मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो नॉड के पॉइंटर की मदद से जो मैं डाटा यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो नॉड का डाटा है, और ये जो डाटा यहाँ पे चलता आ रहा है जिनके साथ मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, खाली नेम है, आईडी है, एज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ से मुझे मिल रही हैं। ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गया हूँ, टेम्प जीपीए इक्वल्स टू जीपीए। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली नोड क्रिएट कर ली, उसको मैंने डाटा भी असाइन कर दिया। अब डाटा असाइन करने से पहले जो सिचुएशन मेरे पास बन रही है वो ये बन रही है
मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इस पार्ट को कॉपी कर लेने के बाद मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि मेरे पास सिचुएशन एक्चुअली क्या बन रही है। ये अभी मैंने एक नॉड, एक ये मेमोरी ब्लॉक मैंने क्रिएट किया, यानी कि डायनामिक मेमोरी जो मैंने एलोकेट की ये वो है, और इसको टेम्प के नाम से एक पॉइंटर है जो कि पिन पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प की मदद से मैंने इसको सारे का सारा डाटा असाइन कर दिया था। ये देखिए अभी जो सिचुएशन आ रही है ये आ रही है, और ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है वो नल को पिन पॉइंट कर रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो नल को पिन पॉइंट कर रहा है। किसी और कलर में लिख देता हूँ फिर विजिबल हो जाएगा। ये देखिए वो नल को पिन पॉइंट कर रहा है। ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो नल को पिन पॉइंट कर रहा है। नल को क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे नेक्स्ट आगे कोई दूसरी नोड नहीं है, अभी ये एक ही नोड क्रिएट हुई है, और अभी तक जो हेड है और उसके बाद जो टेल है वो दोनों नल के इक्वल है। यानी कि हेड और टेल की जो सिचुएशन आ रही है वो भी ये आ रही है। मैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हेड इक्वल्स टू टेल इक्वल्स टू नल। अभी हेड और टेल जो हैं वो दोनों नल के इक्वल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी वो किसी भी जगह पे पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, अभी वो नल को पिन पॉइंट कर रहे हैं। और नल क्या होता है? नल कुछ भी नहीं होता। और जो टेम्प है, टेम्प इस मेमोरी ब्लॉक को पिन पॉइंट कर रहा है जो कि एक नॉड है। इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, नॉड। ठीक है, ये एक नॉड है। तो उस नॉड को अभी सिर्फ और सिर्फ टेम्प पिन पॉइंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट नॉड है। अब मैं चाहूँगा जो हेड है वो भी इसको पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। यानी कि अब जो मैं चाह रहा हूँ, मैं ये काम चाह रहा हूँ कि हेड इसको पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। सॉरी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हेड है, ओहो, जो हेड है वो इसको पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। जैसा कि ये फर्स्ट नॉड है तो जो टेल है वो भी इसी को पिन पॉइंट करेगी, इसी नॉड को। तो मैं ये चाह रहा हूँ जब वो हेड और टेल दोनों इस नॉड को पिन पॉइंट करना शुरू कर देंगे, फिर मैं चाहूँगा जो टेम्प है वो अब नल को पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। ये चाह रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आगे मैं मेंशन कर देता हूँ। जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसके बाद क्या काम होगा? उसके बाद ये काम होगा, हेड भी इसको पिन पॉइंट कर रहा होगा, जो टेल है वो भी इसको पिन पॉइंट कर रहा होगा, और जो टेम्प है वो नल को पिन पॉइंट कर रहा होगा। अब ये काम होने जा रहा है। टेम्प नल को पिन पॉइंट करने लग जाएगा, जो टेल है वो इस नॉड को पिन पॉइंट करने लग जाएगी, और जो हेड है वो भी इस नॉड को पिन पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे हेड इक्वल टू टेम्प कर देता हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हेड और टेम्प दोनों एक ही मेमोरी ब्लॉक को पिन पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि इस नॉड को पिन पॉइंट कर रहे हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड इक्वल्स टू टेम्प, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका मतलब ये है कि अब टेम्प के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ था, यानी कि इस नॉड का एड्रेस था, वो हेड को भी असाइन हो गया। तो इस लाइन के बाद का मतलब ये है कि जो हेड है वो भी इसी नॉड को पिन पॉइंट करने लग गया। ये मतलब है, मेरे ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये देखें। और जैसे कि पहली नोड है तो पहली नोड फिर ज़ाहिर है हेड भी यही है, टेल भी यही है, तो फिर टेल का जो काम है वो भी सेम यही होगा, टेल इक्वल्स टू टेम्प। अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ।
अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक लगाता हूँ, इफ़ नॉट हेड, नॉट हेड का मतलब है कि जब हेड नल के इक्वल था, तो जब हेड नल के इक्वल होगा हम क्या काम करवाएंगे, हम ये वाला काम करवाएंगे, हेड इक्वल्स टू टेम्प, हेड इक्वल्स टू टेम्प, और जो टेल है वो भी इक्वल्स टू टेम्प, और उसके बाद जो टेल है, उसके बाद जो टेम्प है उसको इक्वल्स टू नल कर दूंगा मैं। तो क्यों ना इसको मैं एक लाइन में लिख दूँ। अब मैं इसको ऐसे कर दूँ और ये नीचे वाली लाइन रिमूव कर दूँ, कोड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसको मैंने शॉर्ट हैंड लिख दिया कि हेड और टेल इस टाइम पे टेम्प को पिन पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे नीचे आके नल, टेम्प को मैंने नल को पिन पॉइंट करवा दिया, और उसके बाद मैंने रिटर्न टू करवा दिया। यानी कि सक्सेस के केस में जैसे ही मैंने अपना काम कर लिया, मैंने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करवा दिया। ट्रू क्यों रिटर्न करवाया, क्योंकि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप बूलियन है, तो ट्रू होना चाहिए, और बूलियन टाइप यहाँ पे डाटा रिटर्न होना चाहिए। अब मैं अगर एल्स वाले पार्ट पे आता हूँ, तो एल्स वाले पार्ट में आके मैं अगला काम करता हूँ। अगला काम क्या होगा, एल्स में आके अगर मैं अगला काम करता हूँ तो वो ये होगा, मेरी एजम्पशन है कि पीछे ऑलरेडी नॉड क्रिएटेड है। यानी कि बल्कि जो पीछे नीट वाली डायग्राम है मैं उसमें से कॉपी कर लेता हूँ पार्ट। मेरी नॉड ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेक्स्ट मेरी एजम्पशन ये है, ये जो मैंने एल्स वाला पार्ट वहाँ पे लिखा उसमें मेरी एजम्पशन ये है। और यहाँ पे टेल वाला पार्ट भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इनिशियली यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट नॉड थी वो नल को पिन पॉइंट कर रही थी, यानी कि उसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ था इस जगह पे। इनिशियली यहाँ पे नल पड़ा हुआ था। अब जब दूसरी नॉड क्रिएट हुई, यानी कि जो मैंने ऊपर वाला काम किया था, ये वाला काम अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, बल्कि नीचे मैं इसको वैसे ही पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक नई नॉड क्रिएट हुई। अब इस नई नॉड को कौन पिन पॉइंट कर रहा था, इसको टेम्प पिन पॉइंट कर रहा था, क्योंकि मैंने टेम्प की मदद से ये नॉड बनाई। ये किस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पीछे मैं टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ तो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर एक नई नॉड बनी, और नॉड बन जाने के बाद नीचे मैंने उसमें डाटा रखवा दिया। ये मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो अभी इस टाइम पे जो टेम्प है वो इस नई नॉड को पिन पॉइंट कर रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब मैंने करना क्या है, जो टेल है एक्चुअली उसने यहाँ पे आना है, उसने इसको पिन पॉइंट करना है। तो जो इस टेल का जो नेक्स्ट पार्ट है, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, टेल ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। ऑफ कोर्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मैं ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ कि टेल का जो नेक्स्ट है उसके सामने जो नल पड़ा हुआ है, अब इंस्टेड ऑफ नल वो इस नॉड को पिन पॉइंट करना शुरू कर देगा जिसको टेम्प पिन पॉइंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से नल को रिमूव कर देता हूँ, इस नल को यहाँ ले जाता हूँ, ये एरो भी वहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखें। और जो ये वाला एरो है मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ। आई मीन इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मूव कर दिया,
यहाँ पे मूव कर लेने के बाद ये एरो यहाँ से आ रहा है। तो अब ये जो एरो मैंने यहाँ पे बना दिया है उसका मतलब ये है कि जो टेल है, टेल यहाँ से शिफ्ट कर गया, टेल वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। एक्चुअली टेल वाला पार्ट वहीं पे है, थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गया हूँ। टेल का जो नेक्स्ट है, यानी कि हेड का नेक्स्ट और टेल का नेक्स्ट दोनों सेम है। जो टेल का नेक्स्ट पॉइंटर है वो इस टेम्प के नाम से जो मैंने एक पॉइंटर बनाया था उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ था वो नॉड का था। तो जब मैंने वो एड्रेस टेल के नेक्स्ट को असाइन कर दिया तो टेल का जो नेक्स्ट है वो इस नॉड को पिन पॉइंट करने लग गया, यानी कि इस वाली नॉड को पिन पॉइंट करने लग गया इसको। अब ये काम मैंने करना है, तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा टेल ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। अब मैंने ये काम कर लिया। अब मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो है टेल का उसने इस नॉड को पिन पॉइंट तो कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो टेल है, जो पॉइंटर इटसेल्फ है, ये आगे शिफ्ट कर जाए, यानी कि यहाँ पे आ जाए। तो ये यहाँ पे कैसे आएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाए। तो ये यहाँ पे कैसे आएगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेल इक्वल्स टू टेल ऑफ नेक्स्ट, यानी कि टेल का नेक्स्ट जो भी था वो अब टेल खुद है। इसका ये मतलब है इस लाइन का। तो टेल ने ऊपर आके इस जगह पे पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया, तो हमारा काम हो गया। अब ये लाइन में नीचे ऐड करनी है, टेल इक्वल्स टू टेल ऑफ नेक्स्ट, टेल इक्वल्स टू टेल ऑफ नेक्स्ट। अब मैं चाहूँगा ये जो टेम्प है, टेम्प यहाँ पे नल हो जाए, टेम्प इक्वल्स टू नल, और मैं यहाँ पे भी रिटर्न ट्रू करवा देता हूँ। अगर ये दोनों चेक्स जो हैं, इफ़ और एल्स वाले दोनों पार्ट्स जो हैं, अगर ये फॉल्स हो जाते हैं, अगर एग्जीक्यूशन यहाँ नहीं जाती है, तो फिर मैं रिटर्न फॉल्स करवा दूँगा उस केस में। तो ये सक्सेसफुली हम लोगों ने जो क्रिएट नॉट वाला पार्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब उसके बाद जो डिस्प्ले वाला पार्ट है उस पर आ जाते हैं। वो काफ़ी आसान है। सबसे पहले जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, वो मैंने लिखी। उसके बाद लिस्ट, उसके बाद फंक्शन का नाम जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या अगर तो हेड नल के इक्वल है, यानी कि लिंक लिस्ट बनी नहीं है, तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मैसेज क्या होगा, लिंक लिस्ट इज़ नॉट अवेलेबल या लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वो ठीक आएगा। लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद इसका एल्स वाला पार्ट आएगा। एल्स वाले पार्ट का मतलब है कि अगर इफ़ वाले पार्ट में हेड नल है तो इसका मतलब ये है कि एल्स वाले पार्ट में हेड नल नहीं है। तो यहाँ पे मैं नॉट टाइप का एक और पॉइंटर बनाऊँगा ट्रैवर्स करने के लिए, और उसको मैं हेड के इक्वल कर दूँगा। इनिशियली जो मैंने भी काम किया उसका मतलब ये था कि इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। अब अगर मैं पीछे कोड पे आता हूँ तो कोड पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है नॉट टाइप का एक वेरिएबल टी है इक्वल्स टू हेड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नॉड को पिन पॉइंट हेड कर रहा है उसको टी भी पिन पॉइंट कर रहा है, उसको टी भी पिन पॉइंट कर रहा है, यानी कि टी इस टाइम पे यहाँ इस नॉड को पिन पॉइंट कर रहा है। अब टी की मदद से मैंने नॉड्स को ट्रैवर्स करना है। अब यहाँ से टी यहाँ आएगा, यहाँ से टी यहाँ आएगा, यहाँ से टी यहाँ आएगा। जैसे जैसे ट्रैवर्स करता जाएगा तो जो जो वैल्यूज़ नज़र आएंगी उस नॉड में वो मैं डिस्प्ले कराता जाऊँगा, और उसको जैसे ही नल मिलेगा तो यहाँ पे आके वाइल का लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं नीचे आके वाइल का लूप लगाता हूँ। वाइल का लूप, वाइल टी इज़ नॉट इक्वल टू नल। टी जब तक नल के इक्वल नहीं होता उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। जब तक टी नल के इक्वल नहीं है लूप चलता रहेगा, इसका ये मतलब है। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ सी आउट ID
ये आईडी वाला पार्ट आ गया। अब अगला पार्ट है सी आउट नेम, ये नेम वाला पार्ट आ गया। उससे अगला पार्ट है एज, उससे अगला पार्ट है जीपीए, उससे जो अगला पार्ट है वो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है, ताकि जब ये डाटा डिस्प्ले होगा तो उनको मैं सेपरेट कर सकूं। हैंडल 2 टाइम्स मैंने हैंडल लगा दिया। अब मैंने जब ट्रेवर्स करना है तो मैंने हर अगली नोड पे जाना है, तो अगली नोड का एड्रेस मेरे पास कैसे आएगा? अगली नोड पे जाने के लिए मैं लिखूँगा टी इक्वल्स टू टी ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ये वैल्यूज़ प्रिंट होने के बाद जब मैं नीचे आऊँगा तो नीचे इस जगह पे आके जो अगली नोड है, यानी कि अगली नोड का जो एड्रेस है वो इस मेरी पहले वाली नोड को साइन हो जाएगा। लूप दोबारा चलेगा, फिर अगली नोड प्रिंट होगी, फिर उससे अगली नोड का एड्रेस टी को साइन हो जाएगा, और ये लूप चलता रहेगा। लूप में जैसे ही नल आ जाएगा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। जैसी कोई और नोड नहीं होगी तो इसमें ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा। अब मैं मेन पे जाता हूँ, मेन पे जाके तो जो मेरी लिस्ट है उसको इंक्लूड करवा लेता हूँ, उसकी हेडर फाइल को। एंड मेन रिटर्न 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट obj डॉट क्रिएट। अब मैं क्रिएट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसमें मैं अपना नाम पास कर रहा हूँ। स्टूडेंट नेम असद, ID 1, एज 25 और GPA 4.5, जो कभी आ ही नहीं सकता। पेस्ट और पेस्ट, और obj डॉट डिस्प्ले, जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है उसको भी मैं साथ ही कॉल कर लेता हूँ। और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम एक्चुअली भी प्रॉब्लम करेगा, रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया, मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो ये मसला आएगा। मैं CPP फाइल पे वापस आता हूँ, जो मैंने लिस्ट डॉट CPP फाइल बनाई थी, उस पर आके जो डिस्ट्रक्टर है मैं उसको भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा, बल्कि ऊपर कंस्ट्रक्टर के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। डिस्ट्रक्टर, अब जैसा कि मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि मेमोरी एलोकेट भी होगी, मेमोरी डी एलोकेट भी होगी। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, डिस्ट्रक्टर के अंदर आऊँगा, डिस्ट्रक्टर में आके तो मैं एक नॉट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, और उसको हेड का एड्रेस असाइन कर दूँगा। एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इस जगह पे मैं हर नोड को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, हर नोड का एड्रेस टी में आता जाएगा और वो नोड मैं डिलीट करता जाऊँगा इस तरह से, और हेड अगली नोड पे चला जाएगा। फिर अगली नोड पे जाके हेड जो है वो अपना एड्रेस टी को साइन कर देगा, और टी की मदद से मैं इस नोड को डिलीट कर दूँगा, हेड आगे चला जाएगा, एंड सो ऑन। मैं ये काम करने जा रहा हूँ। हेड का एड्रेस टी के पास आ गया, हेड जहाँ पे भी पिन पॉइंट कर रहा था और उसके बाद जो अगला पार्ट में लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा हेड इज़ इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट, बल्कि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाइल का लूप लगा देता हूँ। वाइल का लूप, जब तक हेड नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट, जो अगली लाइन है उस पर आके मैं डिलीट कर देता हूँ, किसको, टी को। दैट्स इट। अब एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे आप देखें हेड का एड्रेस टी में आ गया। उसके बाद वाइल के लूप में आके मैंने हेड को चेक किया, अगर तो हेड नल के इक्वल नहीं है तो हेड के अंदर हेड की अगली नोड का एड्रेस आ जाएगा,
और जो टी है जिसके पास हेड की फर्स्ट नोड का एड्रेस था वो डिलीट हो जाएगा, और ये लूप मुसलसल इसी तरह से चलता रहेगा जब तक तमाम की तमाम लिंक लिस्ट डिलीट नहीं हो जाती, यानी कि तमाम की तमाम मेमोरी डी एलोकेट नहीं हो जाती। ये उसके लिए मैंने काम किया। इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये थोड़ा सा फाइल का मसला आ गया। ये एक्चुअली मेरी जो आईडी है इसमें मसला आ रहा है। इसमें जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मुझे पीछे जाके कुछ सेटिंग्स को छेड़ना पड़ता है। एनेबल इंक्रीमेंटल लिंकिंग, इसको मुझे नो करना पड़ता है। फिर से रन किया, ये देखें, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्रैश हो रहा है। और मुझे पता है मेरा प्रोग्राम क्यों क्रैश हो रहा है। मेरा प्रोग्राम जो क्रैश हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे इस पार्ट की वजह से। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इफ़ हेड, यानी कि इसी केस में ये वाला काम हो, अंदर वाला, यानी कि हेड अगर नल के इक्वल नहीं है तो ये काम हो। ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। ये लॉजिक में थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब लॉजिक में मसला क्या आ सकता है, अब वो देख लेते हैं। नॉट टाइप का मैंने एक यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किया, और पॉइंटर डिक्लेयर कर लेने के बाद मैं यहाँ पे दूसरी लॉजिक यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया और हेड के अंदर हेड का नेक्स्ट एड्रेस चला गया। अब जो नीचे वाइल का लूप है उसमें मैंने चेक लगा दिया कि जब तक हेड नल के इक्वल नहीं होता लूप चलता जाएगा। अब जब टी डिलीट हो गया तो टी में हेड का नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा, टी इक्वल्स टू हेड, और हेड के अंदर हेड का अपना नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखें, अब इस दफ़ा जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं हुआ, और मुझे लॉजिक थी वो बिल्कुल ठीक रही। तो ये फर्स्ट नोड बन गई, उसके बाद सेकंड नोड, उसके बाद थर्ड नोड, और मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर गया। तो इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ। इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, यही लाइन मैं ऊपर भी ऐड कर देता हूँ, और नोड्स की नंबरिंग भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। नॉट इक्वल्स टू 1। अब नॉड नंबर जो है वो भी साथ साथ डिस्प्ले हो रहा होगा। इसको नॉड प्लस प्लस कर देता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये देखें, सबसे पहले नॉड वन के बाद फिर नीचे नॉड आ गई और उससे रिलेटेड डाटा आ गया। तो ऊपर से मैं एक कैंडल रिमूव कर देता हूँ जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें, नॉड 1 है, नॉड 1 में जो डाटा पड़ा हुआ है वो ID 1 है, असद है, और नीचे सो ऑन। अगर मैं वैल्यूज़ डिफरेंट देता हूँ तो डिफरेंट वैल्यूज़ पे भी ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आमिर, अली, और आगे IDs जो हैं वो डिफरेंट दे देता हूँ, 2, 3, 20, 21, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4 and 4। आइए देखें, यहाँ पे आमिर आ गया, आमिर के बाद नीचे अली आ गया, और अली से रिलेटेड डिटेल आ गई। आई मीन जितने भी स्टूडेंट्स थे उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई। तो अभी तक जो हमने काम किया है उस पर मैंने क्रिएट वाला काम किया, और उसके बाद मैंने डिस्प्ले वाला काम किया है, और डी कंस्ट्रक्टर में जाके मैंने तमाम की तमाम जो मेरी लिंक लिस्ट थी उसको मैंने डी कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस पार्ट के लिए आई गेस इतना ही काफ़ी है।
और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसमें जो बाकी वाला पोर्शन रह गया, जो इंसर्ट वाला पोर्शन है, डिलीट वाला पोर्शन है, मैं उस तरफ आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।